हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी फ्लैमिंगो क्लास 12th की प्रो सेक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्लस जो कुछ भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होगी हम उसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको लिखा किसने है। तो इनका नाम है अनीस जंग। ठीक है, और इनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अबाउट द ऑथर पे आते हैं। अनीस जंग वॉज बॉर्न इन रौरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। जो अनीस जंग है वो रौरकेला में उनका बर्थ हुआ और अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जो कि 13 to 19 जो कि टीन एज कहा जाता है जिसे, उसने वो अपना हैदराबाद में उन्होंने स्पेंड किया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूएसए। ठीक है, अपना एजुकेशन उन्होंने हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, दोनों पेरेंट्स उनके लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज राइटर इन इंडिया। उन्होंने अपना करियर एज अ राइटर, लेखक के तौर पर इंडिया में शुरू किया और उसके बाद शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। इसके बाद वो एक एडिटर और कॉलमिस्ट भी रहीं कई बड़े न्यूज़पेपर के लिए जो कि इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, अब्रॉड यानी कि बाहर के कंट्रीज़, फॉरेन की कई कंट्रीज़ की न्यूज़पेपर्स के लिए एडिटर और कॉलमिस्ट का काम की। यहाँ पे कॉलमिस्ट क्या होता है? वो आदमी जो लिखता है, कॉलम्स लिखता है न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन के लिए। ठीक है, अपने आर्टिकल्स लिखता है, उसे हम कॉलमिस्ट कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक, कई बुक्स भी इन्होंने लिखी है। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये इनकी एक बुक से ही ली गई है और उस बुक का भी नाम यही है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट एक्चुअली एक पार्ट को कहते हैं। हिंदी में अगर आप बेटर समझ सकें तो इसे अंश या उद्धरण कहा जाएगा। ठीक है, एक्सर्प्ट। तो ये उन्हीं की इस किताब से ये इनका पार्ट लिया गया है और वही आज हमको पढ़ना है, वही आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पे है क्या, अगर हम ब्रीफली देखें अगली लाइन में, हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन विच कॉन्डेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे वो एनालाइज करती हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी को, बहुत ही ज़्यादा गरीबी के कंडीशंस को और उनसे रिलेटेड जो ट्रेडिशंस बन गए हैं आज के ज़माने में, जो कंडेम करते हैं। कंडेम का यूजुअल मीनिंग तो देखिए आप, निंदा करना होता है या कुछ किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपोज करना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका फिगरेटिव फॉर्म यूज़ किया गया है, यानी कि आलंकारिक फॉर्म उसका यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसका मीनिंग है टू पनिश कर देना या उस चीज़ के लिए उसको पुश कर देना, इस टाइप का मीनिंग यहाँ पे निकल करके आता है इसका। ठीक है, तो विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो उन चिल्ड्रन को पनिश कर देते हैं एक लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से भरी, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण या फिर दोहन से भरी जिंदगी की ओर इसको पुश कर देते हैं या उनको ऐसा पनिश कर देते हैं, उनको ऐसा शाप कर देते हैं। शाप कर देना, समझ रहे हैं ना, श्राप दे देना। ठीक है, तो ठीक है, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अबाउट द ऑथर के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है। ऊपर वाली लाइन ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ये एक्सप्रेशंस है जिनके आपको मीनिंग उसमें से इंटरप्रेट करनी है, तो वो हम कर लेंगे, उसमें कोई बहुत वो चीज़ नहीं। ठीक है, ओके। तो हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो इसका मेन टेक्स्ट है। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली सिंगल चैप्टर ना होके दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड चैप्टर है। एक्चुअली दो अलग अलग स्टोरीज़ को ली गई है, उसके बिहाफ पर आगे की चीज़ एक्सप्लेन की गई। दो केस स्टडी ऐसे समझ सकते हैं, केस स्टडी को किस तरह से उन्होंने समझा है, किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पहली कहानी जो है वो साहिब नाम के एक बच्चे की तरफ है, जो बच्चे के ऊपर है, जो कि एक रैग पिकर है। रैग पिकर यानी कि सड़कों से कूड़ा बीनने वाला एक व्यक्ति। ठीक है, तो उसकी कहानी पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए।
समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, ये इसका एक हेडलाइन है, टॉपिक का हेडिंग है, और ये उसी बच्चे का बोला हुआ एक स्टेटमेंट है जिसको एक हेडिंग के तौर पे यूज़ किया गया है। ठीक है, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, आई आस्क्ड साहिब, जिसे मैं हर मॉर्निंग मिलती थी, एनकाउंटर करना यानी कि मिलती थी, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंजिंग का मीनिंग कि सर्चिंग फॉर गोल्ड, और गोल्ड यहाँ पे लिटरली टर्म इसका ये सेंस है कि मनी या फिर समथिंग वैल्यूएबल, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसको बेच करके वो जो साहिब है वो कुछ पैसे कमा सके या पैसे पा सके जिससे उसका खाना पीना चलता रहे। इन द गार्बेज डम्प्स में ऑफ माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में। तो मैंने साहब से पूछा कि मैं जो जिससे मैं हर रोज़ हर सुबह मिलती थी, जो कि गार्बेज डम्प्स को के लिए आता था मेरे नेबरहुड में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिट्स इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। अब देखिए कहाँ रहता है, इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए एमिट्स का मीनिंग क्या है। एमिट्स मतलब इन मिडल ऑफ, वहाँ के बीच में। इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका की हरे भरे मैदानों के बीच में साहेब का घर था। ठीक है, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर जो है अब उसकी बिल्कुल भी उसके याद में नहीं है कि उसका घर कैसा था, क्या था। डिस्टेंट मेमोरी, इसलिए उसको यूज़ किया गया टर्म। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे हिज फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। कई ऐसे स्टॉर्म आए जिसने उसके खेत को, उसके घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ठीक है, और ऐसा कौन बताता है? ऐसा उसकी माँ उसे, उसकी मम्मी उसको ये बात बताया करती है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉर्म आए जिसने उनके घर को पूरी तरह से खराब कर दिया, और यही कारण था। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो यही वो कारण था। ठीक है, दैट्स वाई वो वहाँ से निकल गए, लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर मनी, पैसे की तलाश में, बड़ी शहर में, एक बड़े शहर में। कौन सा शहर है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, एक बड़े शहर की तरफ जहाँ वो अभी रहता है। आई हैव नथिंग टू डू एल्स, ही मटर्स लुकिंग अवे। देखिए मटर्स के मीनिंग होता है बहुत ही नम्बली, बहुत ही स्लोली कोई चीज़ को बोलना, से इन अ लो वॉइस। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बहुत धीमी आवाज़ में कोई चीज़ को बोलना। ठीक है, तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ भी नहीं है करने को, ऐसा उसने कहा, और फिर दूर देखने लगा। लुकिंग अवे, मेरे से थोड़ा सा नज़र बचाकर कहीं और देखने लगा। गो टू स्कूल, आई सेड ग्लाइबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैंने तुरंत कहा गो टू स्कूल, एंड आई सेड इट ग्लाइबली, मैंने तुरंत ग्लाइबली इस चीज़ को कहा। मैंने क्या कहा कि स्कूल जाओ बच्चे, तुम स्कूल जाओ, लेकिन मैंने इसको बहुत ग्लाइबली, ग्लाइबली यानी कि बहुत ही केयरलेसनेस के साथ, ये सोचे बिना कि कैसे स्कूल जाएगा, कहाँ स्कूल जाएगा, ये बिना ज़्यादा सोचे ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया कि तुम स्कूल जाओ। फिर उसके बाद तुरंत ऑथर को, या जो लेखक है हमारी, उनको रियलाइज़ होता है कि कितनी हॉलो थी हमारी एडवाइस जो मैंने दी थी। हॉलो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि एक पर्सन जिसके पास खाने को नहीं होगा, उसका रोज़ का रोटी वगैरह का पूरा कंफर्म नहीं होगा कि उसका आज का खाना होगा कि नहीं होगा, और जिसको खुद ही कमाना है, वो स्कूल अगर जाने लगेगा तो वो खाएगा कैसे? तो वो चीज़ उनके दिमाग में तुरंत आई, और ये चीज़ तुरंत जैसे उन्होंने रियलाइज़ की तो उनको बहुत ज़्यादा अंदर से वो लगा कि मैं तो जल्दीबाजी में ये बोल गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो अब यहाँ पे साहिब बोल रहा है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। जब वो लोग बनाएंगे, वो लोग यानी कि सरकार बनाएगी या कोई भी ऐसा स्कूल कोई बनाएगा, ठीक है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग।
तो अब लेखिका बोल रही हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे? और लेखिका थोड़े से मजाकिया अंदाज में इस चीज़ को पूछ रही है उससे कि क्या तुम सही में आना पसंद करोगे स्कूल? तो उसने तुरंत कहा हाँ यस। तो अगले लाइन देखते हैं, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो तुरंत उसने बहुत मुस्कुरा करके कहा हाँ ज़रूर मैं आऊँगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कई दिन बाद मैं उसको अपने पास दौड़ते हुए देखी, दौड़ते हुए मेरे पास वो आ रहा था और मेरे से एक सवाल किया कि क्या आपका स्कूल तैयार है? फिर अगली लाइन जो बोल रही है लेखिका कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो मैंने उससे कहा कि बच्चे स्कूल बनाने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इतना जल्दी स्कूल नहीं बनेगा। लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा एम्बेरस हो गई, वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने एक ऐसी प्रॉमिस की जो नहीं की जानी चाहिए थी या जिसका कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि स्कूल तो वो नहीं बना रही थी, ना ही उनका आगे का कोई प्लान था स्कूल बनाने का, तो उसका कोई मीनिंग नहीं था। दैट वॉज नॉट मेंट फॉर इट। ठीक है, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी प्रोमिसेस जो उससे की गई थी वो उसके दिमाग के हर कोने में थी। अबाउंड का मतलब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो कि अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और ब्लीक का मीनिंग होता है कि होपलेस एंड डिस्करेजिंग सा सिचुएशन जो थी उसकी, होपलेस और डिस्करेजिंग वर्ड था, क्योंकि वो एक कूड़ा उठाने वाला था। उसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना, स्कूल जाना, कुछ पढ़ा करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत होपलेस सी सिचुएशन थी। तो वो चीज़ के लिए कह रही हैं कि ऐसी छोटी छोटी प्रोमिसेस तो उसके दिमाग में बहुत सारी हर कॉर्नर में थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी कि कल हो सकता है सिचुएशन अच्छी हो जाए, कल मैं कुछ अच्छा कर लूँ, कल मैं शायद स्कूल जा पाऊँ। तो ये चीज़ जो राइटर हैं हमें बता रही हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो बहुत महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। ठीक है, तो साहब ए आलम ही अनाउंसेस। तो उसने क्या बताया कि मेरा नाम साहब ए आलम है, उसने ऐसा मुझे बताया। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। वो नहीं जानता है कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, पूरे यूनिवर्स का सबसे ऊपर लॉर्ड। ठीक है, भगवान पूरे यूनिवर्स का, साहब ए आलम। ठीक है, तो अगर वो ऐसा इसको उसका मीनिंग पता होता तो उसको इस चीज़ को बिलीव करने में ही बहुत मुश्किल समय होता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको बहुत मुश्किल होती इस चीज़ में बिलीव कर पाने में कि अच्छा मेरा नाम ऐसा है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. इस बात से पूरी तरह से बेखबर, अनअवेयर यानी कि इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि उसका नाम एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, उसका नाम एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसका नाम का मतलब क्या है। वो स्ट्रीट्स में, वो सड़कों पर घूमा करता था अपने दोस्तों के साथ, एक ऐसी आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, यानी उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, और उनके साथ वो घूमा करता था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह सुबह निकला करते थे और रात होते होते या शाम होते, नून होते होते, नून यानी कि दिन होते होते कहीं अंदर चले जाते थे अपने, जहाँ भी वो रह रहे होंगे, तो वहाँ सुबह सुबह वो निकला करते थे और रात में वो अंदर चले जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक ऐसा होने के बाद मैं अब लगभग उन सभी को ही पहचानने लगी थी। रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ठीक है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल। तो अब लेखिका बोल रही हैं एक दिन उन्हीं लोगों से कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो अपने पैर में। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। मेरी मम्मी ने उसको शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, ऐसा एक उनमें से एक बच्चे ने कहा। ठीक है,
डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से नीचे नहीं उतारा. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. अगर तुम्हारी मम्मी ने उनको नीचे भी उतार दिया होता तो भी तुम उसको फेंक ही देते, थ्रो देम ऑफ. एड्स एंदर हु इज़ वेयरिंग, तो ऐसा एक दूसरे बच्चे ने कहा जो कि जूते पहने हुआ था जो मैच नहीं कर रहे थे, यानी दोनों के दोनों जूते अलग अलग तरह के थे, अलग अलग रंग के थे, अलग अलग डिज़ाइन के थे. ठीक है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस बात को नोटिस किया और उसके ऊपर ये चीज़ पूछी कि ऐसा क्यों है, तुम दो अलग अलग तरह के चप्पल या दो अलग अलग तरह के शूज़ क्यों पहने हुए, दो अलग अलग तरह के जूते को तुमने क्यों पहना हुआ है, तो उसने क्या किया, ही शफल्स हिज फीट. शफल्स का मीनिंग बहुत उसको रगड़ रगड़ कर ज़मीन पर चलकर आगे बढ़ने लगा. उसको थोड़ा सा मतलब एम्बैरेसमेंट हुआ ये चीज़ सुन करके, और उसके बाद उसने ज़्यादा उस बारे में बोलना नहीं चाहा, कुछ ज़्यादा उसने आंसर नहीं दिया इस चीज़ का. एंड सेज नथिंग, और चुपचाप ना पैर घसीट घसीट के, जैसे आप बच्चे मॉर्निंग असेंबली से लौटते हैं तो टीचर्स बोलते हैं कि पैर उठा के चलो, लेकिन आप लोग जानबूझ के आवाज़ करने के लिए पैरों को रगड़ रगड़ कर ज़मीन पे चलते हो. ठीक है. तो उस तरह से ये चलने लगा ज़मीन पे. ठीक है. उससे उस मोमेंट को कहते हैं, जिस तरह से हम पैर घिस घिस कर ज़मीन पे चलते हैं, उसको कहते हैं शफलिंग द फीट. ठीक है. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. तो एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे तो बस जूते चाहिए. एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बस जूते चाहिए, और उस बच्चे ने कभी भी अपने जीवन में एक जोड़ी, एक पेयर का मतलब है पेयर ऑफ शूज़, कभी भी उसके पास नहीं थे, और आज भी नहीं है. तो उसने कहा कि मुझे तो बस जूते चाहिए. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. मैंने पूरी ही कंट्री में ट्रैवल किया है, और मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों को, चिल्ड्रन को देखा है जो नंगे पैर ही चलते हैं. कहाँ कहाँ पे चलते हैं, सिटीज़ में चलते हैं, विलेज की सड़कों पर चलते हैं. ठीक है. तो ये बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस से लिखा कि मैं बहुत जगह ट्रैवल की हूँ और यहाँ ऐसे ऐसा मैंने देखा है. और इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ आपसे पूछ सकता है इसका क्या कारण था कि बच्चे नंगे पैर ही चल रहे थे, या रैग पिकर्स नंगे पैर ही चलना पसंद करते हैं. तो उसका लेखिका ने एक छोटा सा जवाब के फॉर्म में दिया है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. इनमें से एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि हमेशा पैसों की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं वो अक्सर पैसे अच्छा भी कमाते हैं, और कई बार होता है कि पैसे कमाते भी हैं तो भी वो इन सब चीज़ों में ख़रीदना नहीं चाहते. क्योंकि आप देखिए चप्पल वगैरह चीज़ें ऐसे बने कि बहुत महंगी चीज़ है. चप्पल वगैरह मुश्किल से, मैं रेट तो नहीं पता मुझे, लेकिन मतलब बहुत महंगी चीज़ नहीं, कोई सोना चांदी नहीं है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन यही चीज़ जो है हमें राइटर बता रही हैं, हमें लेखक जो है ये बता रही हैं कि हमेशा पैसों की ही कमी एक इसका कारण नहीं रही है. एक बार कभी कभी ये ट्रेडिशन के कारण भी होता है. लोगों के अंदर एक आदत सी बन जाती है हमेशा से नंगे पैरी रहने की. उनको लगता है, उनको उसी चीज़ में कंफर्ट फील होने लगता है. पापा मम्मी भी नंगे ही पैर चलते हैं, तो बच्चों को भी आदत पड़ गई नंगे पैर ही रहने की. तो ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कह रही हैं, ऑथर हमको बता रही हैं. दूसरा, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और सेकेंड रीज़न जो हमें ऑथर दे रही हैं वो कह रही हैं कि मुझे इस बात का थोड़ा सा ये है, मैं इस बात को कई बार वंडर करती हूँ, थोड़ा सा आश्चर्य करती हूँ, इस बात पे थोड़ा सा सोचती हूँ. तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि ये एक एक्सक्यूज़ होगा, एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल स्टेट मतलब कंटिन्यूस, बहुत समय से एक गरीबी की जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका भी हो सकता है ये. तो पहले लाइन में कह रही हैं ऑथर कि पहला तो एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को एक आदत पड़ी हुई है नंगे पैरी चलने की, बेयर फुटेड ही रहने की. और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सच में वो लोग इतने गरीब हों, जो लोग
जो लोग इवन एक चप्पल या एक पेयर ऑफ शूज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो नंगे पैर रहने के क्या दो कारण हैं? पहला, एक तो एक ट्रेडिशन बन चुका है नंगे पैर रहने का, ठीक है। ये इस ट्रेडिशन में कोई पैसों की बात नहीं है, क्योंकि पैसे होते हुए भी वो लोग नंगे पैर ही रहते हैं, इवन चप्पल रहते हुए भी। क्योंकि आप देखिए, ऊपर बच्चा से जब पहली बार पूछ रही हैं कि हम मेरी मम्मी ने उन चप्पलों को नीचे उतार के नहीं रखा, वो बच्चा खुद भी रख सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि अब ये एक ट्रेडिशन बन गया है। यही चीज़ ऑथर जो है स्ट्रेस कर रहे हैं कि अब ये ट्रेडिशन बन गया है, बच्चे नंगे पैर ही निकल जा रहे हैं बाहर। और दूसरी जो है, जो एक तीसरे बच्चे का जो केस है, वो कह रहा है कि मुझे तो बस जूते चाहिए किसी भी केस में। और उसमें उसने बताया है कि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने, कभी भी उसको उसने ओन नहीं किया है एक पेयर ऑफ शूज़। तो ये दो तरह की सिचुएशन जो है चप्पल ना पहनने का, दो कारण जो ऑथर हैं हमको बता रहे हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी एज अ वंस टोल्ड मी। अब देखिए, यूडीपी क्या है? यूडीपी एक शहर है। कहाँ का शहर है? कर्नाटका का एक जो है ये शहर है। और कर्नाटका जो है वो हिंदू टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस, यूडीपी जो जगह है वो कर्नाटका में है, और यूडीपी हिंदू टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा हुआ करता था, ये एक बड़े आदमी की, एक आदमी की बात बता रही, एक मैन की बात बता रही है, जो जब छोटा हुआ करता था, ठीक है, व्हेन एज अ यंग बॉय, ठीक है, जब वो छोटा हुआ करता था, तो जब वो स्कूल जा रहा होता था, उसके सामने एक पुराना टेम्पल उसके सामने आया करता था, जहाँ एक उसी के पापा जो थे वो पुजारी थे। यानी कि वो बच्चा जो था वो आज जो एक मैन हो गया है, जो बड़ा वो हो गया है, फुल ग्रो हो चुका है, वो एक पुजारी का बेटा था। तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो कुछ समय के लिए टेम्पल पे रुका करता था, ठीक है, स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और बस एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years लेटर, 30 साल बाद, ठीक है, मैं जब विजिट किया मैंने, I visited his town 30 years later. I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and plastic chairs. तो देखिए इस सेंटेंस का हम समझते हैं मीनिंग। 30 साल बाद जब मैं वहाँ गई, लेखिका बता रही, ऑथर बता रही हैं, और जब मैं उस टेम्पल पे गई, आई विजिटेड हिज टाउन, उस आदमी के टाउन पे गई, और उसके उस टेम्पल पे गई जहाँ पे उसके पिताजी जो थे वो प्रीस्ट थे, वो एक पुजारी थे, वो पूरी तरह से डूब चुका था। इट वॉज नाउ ड्राउंड मतलब डूब चुका था। इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब देखिए, डिसोलेशन होता है एम्प्टीनेस, यानी कि अब वहाँ पे बहुत कम लोग रह गए थे और एकदम खाली खाली सी जगह हो गई थी। वो मतलब कहने का मतलब है कि जब वो 30 साल बाद वहाँ पे गई तो लगभग खाली सा हो गया था पूरा गांव। एक चीज़, एक फिगर मैं बताना चाहूँगा, छूट गया एक फिगर। ये देखिए फिगर, आप देख लीजिए, ये उन्हीं रैग पिकर्स की कहानी है जिसका हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको साहेब की कहानी, तो उन्हीं का कुछ फ़ोटोज़ बनी हुई है। ये आप ही के टेक्स्ट की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर। अब उस बैकयार्ड में गई ऑथर, बैकयार्ड यानी पीछे का वरांडा, पीछे का साइड का जो हिस्सा होता है टेम्पल के, वहाँ पे अब कोई नया प्रीस्ट रहता था। अब वो तो प्रीस्ट थे उसके पिताजी, वो नहीं थे, अब कोई नया प्रीस्ट था, और वहाँ पे रेड और प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी। तो थोड़ा सा जैसे सीन को याद करने का और विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा होगा। कई बार ऐसे विजुलाइज करेंगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत ईजी होगा, जब आप चीज़ों को उस तरह से दिमाग में बनाएंगे कि एक टेम्पल है, वहाँ सामने से एक बच्चा जाता था, जब 30 साल बाद वहाँ गई तो वो खाली खाली हो गया। जब वो टेम्पल के पीछे गई तो वहाँ कोई नया पुजारी रह रहा था, वहाँ रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ठीक है, एक छोटा बच्चा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में, जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसमें ड्रेस था, उसने सॉक्स पहने हुए थे और शूज़ पहने हुए थे, ठीक है। अब देखिए जूतों की बात हो रही है तो इस पर स्ट्रेस देने की बात है कि उसने सॉक्स और जूते पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग का मतलब हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड।
अपने स्कूल बैग को जानते हैं आप लोग, जो गांव के थोड़ा सा भी गांव का आइडिया रखते होंगे या थोड़ा सा भी उनको थोड़ा बहुत पता होगा, वो पता होगा फोल्डिंग बेड होती है जिसमें जो खुल जाती है, एक बेड के बराबर वो हो जाती है खोलने पर उसको, ठीक है। तो वो होता है एक फोल्डिंग बेड। और तो जैसे ही वो बच्चा आया, पूरी तरह से ग्रे यूनिफॉर्म यानी स्कूल की यूनिफॉर्म में ड्रेस था वो, और उसने जूते और मोजे दोनों पहने हुए थे। वो जब वहाँ पे आया तो हाँफ रहा था और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंका, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम, ठीक है। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा, ऑथर बता रही हैं, लेखिका बता रही हैं हमको कि जब मैंने उस बच्चे को देखा मुझे याद आया एक और प्रेयर जो एक और कोई दूसरा बच्चा करता था गॉडेस के सामने आके, जिसने फाइनली एक जोड़ी जूते पा लिए थे, ठीक है। उसको मिल गए थे एक जोड़ी जूते, शूज़, उसने पेयर ऑफ शूज़ जो पा गए थे, उन्होंने आके ये प्रार्थना कर रहा था देवी से, गॉडेस यानी कि देवी से आके ये प्रार्थना कर रहा था कि लेट मी नेवर लूज देम, प्लीज़ इनको हमेशा मेरे पास रखना और इनको कभी मेरे से दूर नहीं होने देना, मैं इनको कभी खोऊं नहीं, ये कह रहा है, ठीक है। एंड द गॉडेस ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो गॉडेस थी, जो देवी थी, उन्होंने उसकी प्रेयर का जवाब दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली उसकी बात कि ठीक है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट वर यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जो यंग बॉयज थे, जैसे कि पुजारी का जो बेटा था, अब वो जूते पहन रहे थे। अब जो पुराने समय में, जैसे मैंने बताया कि पुजारी के जो बेटा था, जिस मैन की कहानी लेखिका हमें बता रही हैं, उनके पास जूते नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में, जब आज वहाँ पे गई 30 साल बाद, जो कि बहुत सुनसान इलाका हो गया था, लेकिन इन सब के बावजूद जो गॉडेस थी उन्होंने ये चीज़ देख ली थी और आज के समय में उनको जूता मिल गया था। यंग बॉयज़ को जूते, पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे, वो स्कूल जा रहे थे। यानी कि कहने का मतलब, यहाँ पे कहने का सेंस ये है ऑथर का कि अब प्रीस्ट जो थे पुराने समय में, जो काफ़ी गरीब हुआ करते थे, आज उनकी सिचुएशन कुछ बेटर हो गई है। आज वो उतने तंगहाली, उतने बदहाली वाली सिचुएशन में नहीं है। आज वो एक बेटर लाइफ जी रहे हैं और जबकि उनसे भी कम में ज़िंदगी और भी लोग जी रहे हैं। और इसका क्या एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़ें, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे, जैसे मेरे ही नेबरहुड के, मेरे ही मोहल्ले के जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे, रैग पिकर्स थे, वो आज भी उनके पास जूता नहीं था, वो आज भी जूता नहीं पहनते थे, वो आज भी नंगे पैर ही अपना सारा काम करते थे, सारा इधर उधर जाते थे, ठीक है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा उधर से कहानी उन्होंने बताई है एक बच्चे की, जो आज एक बड़ा आदमी हो चुका है, बड़ा आदमी इन द सेंस वो फुल ग्रोन मैन हो चुका है आज, और वो उसका क्या था, उसकी कैसे सिचुएशन इंप्रूव हुई, जो कि एक पुजारी का बेटा था। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। मेरी एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस यानी कि दोस्ती कह सकते हैं, बातचीत जो हो जा रही थी उनकी, जो अपने मोहल्ले के कूड़ा उठाने वाले थे, रैग पिकर्स थे, और वो भी बेयर फुट रैग पिकर्स, जिनके पास चप्पल नहीं थी। ये बात, उनकी दोस्ती मुझे सीमापुरी तक लेकर के गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक ऐसी जगह जो कि दिल्ली के पेरीफेरी, पेरीफेरी समझिए, पेरीफेरी मतलब आउटर, आउटर रीजन्स, ठीक है। बहुत से कहते हैं ना कि आउटर, दिल्ली आउटर या लखनऊ आउटर, हम कहते हैं कि आउटर से ले जा रहे हैं हम। तो आउटर क्या होता है कि हम शहर में ना घुस के शहर के बाहर जा रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो सीमापुरी है, ये जो जिस जगह का नाम है, ये दिल्ली से थोड़े दूरी पे पड़ती है, दिल्ली के बाहर पड़ती है। लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन उससे मीलों दूर। ऐसा क्यों कहा, देखिए मेटाफोरिकली बोला है, मेटाफोरिकली ऐसा इसलिए कहा उन्होंने कि दिल्ली जो था, दिल्ली जहाँ पे इतना हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और इतना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है,
पानी, बिजली आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इवन देश का कैपिटल है तो होनी भी चाहिए। मेट्रो चल रही है, इतना ज़्यादा अर्बन हो चुका है, इतना बड़ा शहर हो चुका है, और उसी से इतनी ही दूर, मतलब उसी के आउटर में पड़ने वाले शहर में इतनी ख़राब कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी कि ये दिल्ली, क्या दिल्ली से मीलों दूर का कहीं लग रहा था, कि दिल्ली के जैसे बहुत दूर कोई शहर से कोई बहुत दूर सिटी होती है तो वो डेवलप नहीं कर पाती है। जो शहर के आसपास की सिटीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी डेवलप कर लेती हैं। तो ये चीज़ कह रही है, मेटाफोरिकली का मतलब है कि उस तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली से कहीं ज़्यादा दूर था। दिल्ली के पास होने के कारण इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। इसकी आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सीमापुरी के लोगों की अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है वो आगे में बताया गया है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग समझाऊंगा मैं। देखिए, स्क्वैटर सबसे पहले आप समझ लेते हैं स्क्वैटर्स क्या है। स्क्वैटर्स वो हैं कि जो लोग अनलॉफुली किसी जगह पे रहते हैं या अनलॉफुली ऑक्यूपाई करके रहते हैं प्लेस को। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे बांग्लादेश से आए, तो अब ये कहाँ रहें, इनके पास तो ना पैसा है, गरीब लोग हैं, कहाँ रहें, कैसे। तो ये लोग अपना पूरा एक बस्ती बना करके, एक स्लम एरिया बना करके एक उसमें रह सकते हैं। वहाँ पे लैंड पे उनका अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं, क्योंकि रहना तो है ही, यहाँ नहीं रहेंगे कहीं और रहेंगे। तो ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स कहा जाता है, जो अनलॉफुली, जिनकी लैंड नहीं है, जिनकी अपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स कहा जाता है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब देखिए 1971 में क्या हुआ था। 1971 में हुआ था लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। लिबरेशन वॉर कैसे हुआ था, मैं थोड़ा सा, अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज होगी आप तुरंत कैच कर लेंगे, लेकिन नहीं भी होगी तो मैं बताता हूँ। पार्टीशन के ठीक बाद इंडिया बना था और दूसरा पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान उस समय का दो होते थे। पाकिस्तान आज जैसा है वैसा नहीं है, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। और जो आज का पाकिस्तान है वो तो होता ही था तब, और एक बांग्लादेश था, वो भी बांग्लादेश का जो एरिया था वो भी पाकिस्तान के द्वारा ही ऑक्यूपाइड था उस वक्त बांग्लादेश प्लस प्रेजेंट डे पाकिस्तान को, दोनों को मिला करके पाकिस्तान कहा जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान में थोड़ी सी मुस्लिम पॉपुलेशंस ने क्या किया, उसको पाकिस्तान का जो सपोर्ट मिल गया। बांग्लादेश में, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला, बांग्लादेश में जो थोड़ी सी मुस्लिम पॉपुलेशंस थी ढाका के अराउंड, उसको पाकिस्तान का थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। था तो पाकिस्तान के ही पूरा रीजन, लेकिन इधर थोड़ा सा मुस्लिमों को, जो पाकिस्तान और उर्दू बोलने वाले जो बिहारीज थे, उनके थ्रू सपोर्ट मिलने लगा। इसकी वजह से वो दूसरे और जो धर्म के लोग और जो कास्ट के लोग, उन सबको डोमिनेट करने लगे। इससे मास में बहुत ज़्यादा मैसेकर्स होने लगे, बहुत लोग मरने लगे। तो इन सब से बचने के लिए ही लिबरेशन वॉर, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में फाइट हुआ था, इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाई थी, और तब से बांग्लादेश का नाम पड़ा, अलग देश हो गया वो उस वक्त से, नहीं तो उससे पहले पाकिस्तान में था। तो उस समय क्या हुआ, ढाका के अराउंड, क्योंकि ढाका हमने अभी अभी देखा कि ये आदमी जो था, ये जो बच्चा था साहिब, ये कहाँ रहता था, ये ढाका में। इसने बताया कि मैं जो था, मेरी बस्ती थी ढाका के ग्रीन फील्ड्स में, ठीक है। लेकिन उस वक्त 1971 में जो आया हुआ था, ये इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशानी थी, हर कोई मर रहा था, हर किसी का डर था अपने जीवन का। तो वहाँ से बहुत लार्ज अमाउंट में माइग्रेशंस हुए थे इंडिया में। तो वो लोग कहीं कहीं जाके सेटल हुए, और उनमें से एक था सीमापुरी। जब 1971 में ये सब हुआ, तो तब वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से इंडिया आए थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। इतना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि आपको इजी होगा चीज़ों को रिलेट करना। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और जो साहिब का परिवार था वो इनमें से ही एक था, ठीक है। और देखिए, आपको बहुत एक अच्छी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साहिब से जब पूछा गया कि वो क्यों आ गए, तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। उनकी जो मदर थी, उन्होंने उसको बताया था
कि इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्टॉर्म चल रहा था और इस सब ने उसका पूरा फील्ड वगैरह बर्बाद कर दिया था। तो एक तरह से उसकी माँ ने उसको ये चीज़ इसलिए नहीं बताई कि वहाँ पे इतनी हिंसा हो रही थी इस वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चे पे इतना गलत इफेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से उसने स्टॉर्म की बात कह दी, इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि उसकी मम्मी उसे ये बताया करती थी। जबकि असल रीज़न क्या था कि 1971 में लिबरेशन वॉर के कारण और उस समय बहुत सारा जो परेशानियां चल रही थी उस वजह से और अपनी ज़िंदगी के लिए ये साहेब और उनका पूरा परिवार सीमापुरी आकर के शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि साहेब फैमिली इज़ अमंग देम, उन्हीं में से एक थी साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उन दिनों सीमापुरी वाइल्डरनेस मतलब कि, हाँ, तो वाइल्डरनेस का होता है मीनिंग कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत समय तक कुछ ना हो रहा हो, लोग वहाँ की कोई केयर नहीं कर रहे हो, उसका कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो उसका मेन मीनिंग ये होता है। और जहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो, एकदम अपने आप सब कुछ हो रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे स्लम्स वगैरह होता है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आती है, जैसे लोग रह रहे, गंदगी है, सीवेज है, कोई फ़र्क नहीं किसी को पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जगह जो होती है उसको वाइल्डरनेस कहते हैं। तो तब एक वाइल्डरनेस थी सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो ये आज भी है। तो ऑथर हमें अगले लाइन में बता रही हैं कि ये आज भी वाइल्डरनेस ही है, उस समय भी था और आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन उस समय लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट नहीं हुए थे तो वो खाली खाली सा था। लेकिन आज के समय में क्योंकि और भी लोग शहरों से जा रहे हैं, छोटे गांवों से जा रहे हैं, तो वो लोग जगह नहीं पा करके इस तरह की जगह में जाके जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ऑलरेडी, उन्हीं में जाके रहते हैं। क्योंकि कॉस्ट भी बहुत जो होता है, दिल्ली जैसी जगह में कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होते हैं, तो लोग इस तरह की जगह में जाकर जहाँ पे क्राउड होता है तो वहाँ पे कॉस्ट कम में भी कॉस्ट में रहने को हो जाता है, तो वहाँ पे जा कर के लोग रह लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, divide of sewage, drainage और running water live 10,000 rag pickers। तो इन इस स्ट्रक्चर जो कि मड की स्ट्रक्चर्स हुआ करती थी, जिनकी रूफ टिन या तरपोलिन जो होता है, अपने हिंदी में अगर समझे तो त्रिपाल होता है। त्रिपाल, अब जो लोग त्रिपाल समझते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते हैं ऐसे समझिए कि एक हैवी ड्यूटी क्लोथ होता है, बहुत मोटा सा क्लोथ होता है, प्लास्टिक का होता है और पूरी तरह से वाटर प्रूफ होता है। तो इसको क्या करते हैं लोग अपने हट के ऊपर, अपने जो भी मड से ये लोग बनाते हैं, मिट्टी से ये लोग बनाते हैं जब घर, तो उसके ऊपर पूरा ये डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी बारिश वगैरह आती है, धूप वगैरह आती है, तो इन सबसे बहुत ज़्यादा इनका प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मतलब कि लैक कर रहा था, ना सीवेज की सही व्यवस्था थी, ना ड्रेनेज की सही व्यवस्था थी, ना ही रनिंग वाटर ढंग से मिलता था। और यहाँ पे कौन रहता था, यहाँ पे 10,000 रैग पिकर, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहा करते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। अब देखिए, वहाँ से लोग आए इतनी परेशानी में, बांग्लादेश से जब इतना हिंसा फैली हुई थी, वहाँ से आने के बाद अब अचानक से इतनी ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, आसान नहीं होता है डेवलप करना। तो लोग फिर इस तरह के काम में, कोई सफाई कर रहा है, कोई रैग पिकिंग कर रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे रैग पिकर्स यहाँ पे कर लिए। अब देखिए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से वो लोग यहाँ पे ही रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनकी कोई पहचान नहीं है, इनको आप ढूंढ नहीं सकते, इनके एड्रेस तक आप जा नहीं सकते। ठीक है, इनको आप ऐसे नहीं कोई इनको जान सकता है। और एंड विदाउट परमिट, क्योंकि मैंने बताया ये लोग स्क्वाटर्स थे, ये लोग बिना परमिशन के एक किसी भी लैंड में जाके बस जाते थे, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बस जाते, इतने ज़्यादा लोग थे कि इनको हंसाना, क्योंकि मैंने बताया ना 10,000 हेक्टेयर, इनको हटाना इतना ईजी नहीं था, चाहे वो किसी की भी ज़मीन हो। अब वो इतने लोगों को कैसे हटाएं, वो लोग सेटल हो चुके हैं, एक एक करके भी हटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल होगा ये काम। तो ये सब के कारण वो बिना किसी आइडेंटिटी के और बिना किसी परमिट के, कोई परमिशन नहीं,
रह रहे थे, लेकिन राशन कार्ड था उनके पास, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय फूड। लेकिन उसके इनके राशन कार्ड की मदद से उनका नाम वोटर लिस्ट में था, यानी कि वो सिटीज़न अब चूँकि माइग्रेट कर चुके थे, अब उनका बांग्लादेश में कुछ भी ऐसा कुछ बचा नहीं था, वो लोग पूरी तरह से छोड़ के आ गए थे, तो अब उनको राशन कार्ड दे दिया गया था और उनको उनका नाम वोटर लिस्ट में था, यानी कि कहने का मतलब अब वो इंडियन सिटीजन ही हो गए थे। ठीक है, तो और राशन कार्ड की मदद से उनको एक हेल्प क्या मिलती थी कि उनको जो था ग्रेन खरीदने में, बहुत जो चारा होता है राशन कार्ड की मदद से खरीदा जाता है, चारा यानी कि खाने का सामान, ग्रेन यानी कि चावल, रोटी, चावल, दाल, चीनी, ये सब चीज़ खरीदने में उनको बहुत आसानी हो जाती थी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अब देखिए अगली लाइन में कह रही हैं ऑथर कि खाना जो होता है वो ज़िंदगी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक आइडेंटिटी के मुकाबले। आपका एक अलग सी पहचान हो, ये हर किसी की नहीं पहचान है और हर किसी को पहचान मिल भी नहीं पाती है, लेकिन खाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए कह रहे हैं कि खाना एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिटी होने के मुकाबले। आइडेंटिटी ना भी हो, बस खाना तो हो, खाना तो मिलता रहे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी फॉर सर्वाइवल वी कैन फीड, ये यहाँ से देखिएगा, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड rather live here than in the fields that gave us no grain. See a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. ठीक है, तो बांग्लादेश आप जानते होंगे वहाँ पे बहुत सारी रिवर है, मेनली जैसे गंगा, वहीं पे जाके उसकी पूरी वो है, सुंदरबंस एकदम बगल में है बांग्लादेश के, तो वहाँ पे बहुत सुंदरता, बहुत ठंडक, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे जो था, जब अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप इतनी सुंदर जगह छोड़कर कि किसी से आए, जैसे जो ऑथर थी उन्होंने कुछ वुमेन से पूछा जो कि टैटर्ड साड़ी, अब टैटर्ड का मीनिंग है फटी हुई और पुरानी साड़ी, ठीक है, उनसे अगर पूछा जाए कि उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन लैंड, ठीक है, और ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स, ये सब सुंदर चीज़ें छोड़ करके ये ऐसी जगह पे सीमापुरी में जाके जहाँ पे ढंग से सीवेज की व्यवस्था नहीं है, जीने के लिए बस किसी तरह सर्वाइवल करना पड़ता है, वो यहाँ पे क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि अगर हम दिन के एंड तक, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर हम अपने फैमिली को खाना खिला पाएँ और अपने हम सोने जा सकें विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिन खाली पेट के बिना। देखिए खाली पेट होता है तो पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो कह रही है कि अगर हम भरे भरे पेट के साथ हम अगर सोने जा पाएँ तो ये बेटर है वहाँ पे रहने के मुकाबले जहाँ पे एक फील्ड तो हो, बहुत ग्रीन फील्ड हो, लेकिन हमें वहाँ से कोई ग्रेन नहीं मिल रहा हो, हमें खाने के लाले पड़े हुए हों। तो ऐसी जगह पे रहने से अच्छा हम यहाँ रहें जहाँ पे हम खुशहाली से रोज़ का खाना तो हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। ठीक है, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ पे भी उनको खाना मिला करता था, जहाँ पे भी उनको लगता था कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ काम कर लें, जहाँ पे भी हम उनको लगता था कि यहाँ किसी तरह से हम अपने खाने का बंदोबस्त कर लेंगे, तो वहीं पे अपना जो कोई भी झोपड़ी डाल करके या अपने टेंट्स वगैरह लगा के, पिच का मीनिंग अगर हम जाने तो पिच का मतलब लगाना होता है। ठीक है, पिच का ऐसा कोई मतलब नहीं है कहाँ पे रख देना होता है इसका मतलब, तो वहाँ टेंट लगा देना एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। अब देखिए ट्रांजिट होम का मतलब होता है घूमता फिरता घर। ठीक है, ये इसका वो है कि मतलब वो कहीं भी अपना घर लगा लेती थी, उनको मेन मतलब खाने से होता था। ये नहीं है कि हमारा एक घर है हम जहाँ जाएंगे इधर उधर जाएंगे, नहीं, जहाँ पे भी हमको खाना मिल रहा होगा हम वहाँ पे अपने घर वगैरह को सेटल कर लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे भी वहाँ पे बड़े हुए और उसी जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हो रहा था उसके लिए सहभागी बन गए। पार्टनर्स इन सर्वाइवल मतलब उसी के लिए सहयोगी बन गए, एक साथ उसी स्ट्रगल में स्ट्रगल करने लगे। ठीक है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में अगर आपको ज़िंदा रहना है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती हैं, आएगी भी तो तुरंत भर जाएगी, दो चार लोग कोई हार कर लेगा तो काम हो जाएगा।
तो इस तरह की जो सर्वाइवल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत कम थी सीमापुरी में। तो अल्टीमेटली ये सब करते ही क्या थे, देखिए कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है और कूड़ा में हम भी बहुत ज़्यादा केयरलेसली उसको इधर उधर फेंक देते हैं, चलते हुए गाड़ी से, ट्रेन से हम बॉटल बाहर डाल दिए, कई बार ऐसा कर लेते हैं हम। तो वो सब चीज़ को पिक करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पिक करना। तो ये लोग क्या करते हैं, वो चीज़ को पिक करना शुरू कर दिया। अब गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इतने लोग कहीं कहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से दूर जा रहा है, कोई फरीदाबाद साइड जा रहा है कूड़ा साफ करने। तो इन सब चीज़ को मिला करके सभी का कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत पेट में काम का गुजारा हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं कि वो इस तरह से इस सेंटेंस का ये मतलब है कि सीमापुरी में अगर आपको सरवाइव करना है, सीमापुरी के आसपास गंदगी बहुत होती होगी या जो कुछ भी कारण होगा, तो वहाँ पे आपको ये काम ही करना पड़ेगा, मतलब कूड़ा ही बीनना पड़ेगा, कूड़ा ही उठाना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। इतने सालों से ये होता चला आ रहा है, परदादा, फिर उनसे उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, कि ऐसा मानिए कि एक हमारे लिए एक फ़ाइन आर्ट हो गया है। फ़ाइन आर्ट समझते हैं कि जैसे कढ़ाई का काम होता है, या जैसे मार्बल पे वो होता है, मार्बल पे डिज़ाइंस उकेरी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो वो सब मंदिरों में काम आती हैं। तो ये सब जो होता है ना, एक पीढ़ी करती जाती है, पूरी एक पीढ़ी। जैसे अगर कहीं कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो उनकी पूरी पीढ़ी बहुत समय से बढ़ई का ही काम करी जा रही, लकड़ी का ही काम हुआ जा रहा है उनके यहाँ। कोई अगर कोई स्टैचू बनाने का पत्थर का काम करता है, पत्थर से डिज़ाइन बनाता है, तो वो सब फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में आती है। कोई अगर टेलर का काम करता है तो टेलर की क्वालिटीज़ हर कोई अपने बच्चे को सिखाता रहता है, अपने बच्चे को सिखाता रहता है। इस तरह से पूरी ट्रेडिशन ही, पूरा जनरेशन ही, जनरेशन बाय जनरेशन, ये एक ही काम, एक ही ऑक्यूपेशन आगे बढ़ता जाता है। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया था कूड़ा उठाना हमारे लिए, कि मानो हमारे लिए एक फाइन आर्ट, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। उसने एक फाइन आर्ट के जैसा अपना रूप कर लिया था। क्या चीज़ था, क्या? कूड़ा उठाना। तो ऐसा हमारे लिए हो गया था ये। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और हमारे लिए या उन सीमापुरी में रहने वालों के लिए गार्बेज ना हो कि गोल्ड, सोना हुआ करता था। इट इज़ देयर, सोना यानी कि वैल्यूएबल चीज़। क्योंकि देखिए, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सोना कैसे वैल्यूएबल चीज़ हो सकता है, गार्बेज कैसे वैल्यूएबल चीज़ हो सकता है। तो देखिए, ऐसे हो सकता है कि कोई उठा रहा है, मान लीजिए जाके बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटलें, कोई उठा रहा है कोक की जो मेटल की कैंस आते हैं वो कोई उठा रहा है, कोई इस तरह से कोई और चीज़ उठा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं ना, जाके बेच देते हैं फैक्ट्रीज़ में। अब फैक्ट्रीज़ क्या होती हैं, दो काम करती हैं। पहला तो एक हो सकता है कि उसको मेनली मैक्सिमम 90% चीज़ वो पिघला ही ली जाती है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो मेटल्स हो। ठीक है, ये सब चीज़ पिघला ली जाती है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे मेटल्स वगैरह, कई बार उसको पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ें आगे उसको थोड़ा सा पॉलिश करके, अच्छे से साफ़ करके उसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है, चाहे जिस भी काम के लिए किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेकर के जाते हैं ये लोग रैक पिकर्स, तो वहाँ उनको ये लोग पैसे देते हैं, जितना ये लोग कैन लाते हैं, जितनी ये लोग बॉटलें लाते हैं। ठीक है, उनका जो पैसा मिलता है, इनसे इन लोग का काम चलता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि इनको कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिल जाता है कूड़े में से, कई बार पैसे भी मिल जाते हैं इनको कूड़े में से। ठीक है, कुछ सोने चांदी के छोटे छोटे पीस मिल जाते हैं। आज तो आप तो जानते हैं कि सोना वोना का छोटा सा पीस भी बहुत इनका काम हो जाएगा, बहुत पैसे दे देगा इन लोगों को। तो इसलिए इनके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि गार्बेज इनके लिए गार्बेज ना होके, कूड़ा ना होके गोल्ड था। गोल्ड यानी कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ। और ये इनका डेली ब्रेड था, यानी रोज़ का खाना इनका यहाँ से आ रहा था। इनके ऊपर जो छत बनी हुई थी ये भी इसी पैसों से बनी थी, इसी गार्बेज पिकिंग या रैग पिकिंग की वजह से बनी थी। और इवन अगर ये एक लीकिंग रूफ भी थी, इनसे पानी टपकता था या ये छेद थे इसमें, तब भी एक बच्चे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ थी। बच्चे के लिए इन द सेंस कि छत ना होना से बेटर है छत, एक छत होना। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं वो सड़कों वगैरह पर सो रहते हैं, बारिश आए तो कुछ पता नहीं, धूप आए तो कुछ पता नहीं। तो इस सब से बेटर है कि एक बच्चे के लिए कि बेटर ज़्यादा होता है कि एक वो बंद रूफ के, एक रूफ के अंदर उसका पालन पोषण हो। ठीक है, सड़कों पर ना हो, फुटपाथ पर ना हो, स्टेशन पर ना हो, इससे कहीं बेटर ये है। इसलिए कह रहा है कि बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। देखिए नेक्स्ट लाइन, देखिए ध्यान दीजिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी।
इवन अ 10 रुपी नोट। अब देखिए ये सब कहानी हमको ऑथर जो थे बहुत सारी कहानी, देखिए मैं थोड़ा सा रिकैप आपको अगर करा दूं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर पे रिकैप करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरुआत में क्या हो रहा था, ऑथर जो थी बात कर रही थी साहिब से उनके उनकी बाकी के बारे में कि तुम स्कूल जाते हो, क्या करते हो, सब चीज़, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए, सब चीज़ के बारे में बात हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि स्कूल के बारे में बात हो रही है, फिर स्कूल वगैरह के बारे में बात हो, उससे इसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि किस तरह के दोस्तों के साथ वो घूमता था, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इनसे पूछा ऑथर ने कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, फिर इनके दोस्तों ने जवाब दिए, इनके 3 अलग अलग दोस्तों ने जवाब दिए कि मम्मी ने नहीं उतारा है, दूसरा कि अगर उतारा भी होता तो ये फेंक ही देता, और उसके बाद एक बच्चे ने पहने हुए थे इनके वो उस तरह के शूज़, एक बच्चे ने इनके इस तरह के शूज़ पहने हुए थे, डबल शूज़ पहने हुए थे, 2 अलग अलग रंग के, ठीक है। चौथा बच्चा कह रहा था मुझे तो बस शूज़ चाहिए, मुझे और कोई चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद जो है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, तो सब कुछ पूरे जब देश में ये लोग ट्रैवल कर रही थी लेखिका, तो इनको ऐसा फील हुआ कि ज़्यादातर बच्चे जो थे वो इसी तरह से रहते थे बिना नंगे पैर। फिर इसने उन्होंने 2 कारण दिए, एक तो लैक ऑफ मनी हो सकता है, दूसरा एक ट्रेडिशन बन चुका है, ये अब नंगे पैर रहना उनको ज़्यादा ईजी लगता है। इसके बाद इन्होंने एक उडुपी के एक आदमी की कहानी बताई जो एक पुजारी का बेटा था, वो जूते के लिए मन्नत मांगता था कि किस तरह मुझे जूते मिल जाए। जब 30 साल बाद राइटर वहाँ पे गई, लेखक वहाँ पे गई, तो उन्होंने देखा कि एक नया प्रीस्ट आ चुका था, बहुत कुछ चेंज हो चुका था, वो एक जगह एकदम डेजर्टेड हो गई थी, वहाँ कोई भी नहीं रहता था, और वहाँ पर जो है एक दूसरा जो नए पुजारी का बेटा था उसने अब पूरा सॉक्स शूज़ ये सब पहने रखे थे, यानी कि कहने का मतलब कि अब पुजारियों का जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी। बात रैग पिकर्स की कर रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि पुजारियों की कंडीशन जो पहले बुरी हुआ करती थी वो अब इम्प्रूव हो गई, लेकिन जो रैग पिकर्स थे नेबरहुड के उनकी कंडीशन अभी भी वैसा ही है, वो अभी भी शूलेस है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर वही साहिब की कहानी पे आ गई ये कि देखिए मेरी जो उन नंगे पैर वाले कूड़ा उठाने वालों से लोगों से जो बात हुई वो मुझे सीमापुरी तक लेकर के गई, जो सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली में है, और दिल्ली से बहुत दूर है। ये बांग्लादेश के लोगों से जो इमाइग्रेंट्स थे जो वहाँ से चल के आए थे बांग्लादेश से, उस समय के 1971 के टाइम पे वो वहाँ से जब आए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे सीमापुरी में सब आके स्क्वाटर बन गए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे 10,000 हैं और ये लोग हट और तिरपाल डाल डाल कर किसी तरह से रहते हैं, और 30 सालों से बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिनको खाना दे देता है, और सही भी है क्योंकि खाना अगर मिलेगा तो फिर हमें आइडेंटिटी की और इन सब चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो अभी ये बता रही हैं सीमापुरी के बारे में, सीमापुरी के उन लेडीज़ के बारे में बता रही हैं जिनसे उनसे उन्होंने पूछा कि आप क्या क्यों आ गई इतनी अच्छी जगह छोड़ के, तो उन्होंने कहा कि वहाँ हमको खाना नहीं मिलता था, यहाँ हमको खाना फिर भी मिल जाता है। और बता रही हैं कि अगर आपको सीमापुरी में रहना है तो आपको ये डेफिनेट सी बात, आपको रैग पिकिंग ही करनी पड़ेगी, और गार्बेज जो होता है उन रैग पिकर्स के लिए गोल्ड है, उनके लिए डेली ब्रेड है, उनके ऊपर छत है, और उनके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक खुले आसमान के बजाय एक रूफ के अंदर ज़िंदगी बिताना, बड़े होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वापस से ऑथर हमको लेकर के आती हैं वहीं साहिब की कहानी पे। अब साहिब कुछ बोल रहा है, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, ठीक है। तो मैं कई बार 1 रुपये का सिक्का पाता हूँ, कई बार मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहिब कहा, और उसकी आंखें अचानक से बहुत लाइट अप हो गई, ये बात बोल करके बहुत वो अंदर से खुश हो गया ये बात कह करके। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging. जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है हीप गार्बेज के उसमें से, देखिए सिल्वर कॉइन का यहाँ पे दोनों मतलब हो सकता है, सिल्वर कॉइन या तो सिल्वर कॉइन ही मिला हो, लेकिन ऐसी चांसेस बहुत कम होती हैं कि आपको गार्बेज में से सिल्वर कॉइन मिले। तो सिल्वर कॉइन का यहाँ पे सेकेंड मीनिंग ये है कि कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़, मान लो 10 रुपये कह रहा है, उसको कई बार गलती से रेयरली उसको 100 रुपये का नोट मिल गया, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है 100 रुपये का नोट, थोड़ा सा फटा वटा नोट मिल गया उसको, उससे उसका काम चल गया, कई दिनों का कई हफ्ते भर का काम चल गया उसके 100 रुपये के नोट से। तो ये कह रहा है कि जब आपको वो सिल्वर कॉइन एक गार्बेज की हीप से मिल सकता है तो आप रुकते नहीं हैं, आपको और मोटिवेशन मिल जाता है, आपको और काम करने का जज्बा हो जाता है, और लगता है कि और भी कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर,
ठीक है, आपको लगता है कि और भी कुछ पाने की उम्मीद है, अगर आज हमको ये मिला है तो हो सकता है कल हमको इससे बेटर भी कुछ मिल जाए। और यही कारण है कि इतने लोग इतने ज़्यादा संख्या में गार्बेज बीनने के काम को लेते हैं, गार्बेज बीनते हैं। और इट सीम्स, नेक्स्ट लाइन, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट सीम्स टू देयर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की चीज़ आ गई है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज बीनने का मतलब है वो बड़ों के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चे जिसलिए गार्बेज बीनते हैं, बच्चों को जैसा होता है गार्बेज बीनने का, उस तरह से पेरेंट्स का नहीं होता। ठीक है, क्या है, क्या अंतर है दोनों में, गार्बेज बीनने के मेन कारण के पीछे क्या अंतर है दोनों का। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बच्चों के लिए, देखिए ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए ये एक वंडर, आश्चर्य की चीज़, अचंभे की चीज़ होती है। हर चीज़, हर एक कूड़े की चीज़ जो होती है अपने अंदर कुछ ले करके, रैप करके रखी है अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो उनको कुछ बेटर दे सकती है। और यही चीज़ साहब भी कह रहा है कि आपको अगर एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कुछ नया मैंने आज निकाला, मैं बहुत कुछ खोज करके निकाला इस चीज़ को मैंने, और मैंने कुछ अच्छा फाइंड किया। ठीक है, ये चीज़ बच्चों के मन में आती है। लेकिन बड़ों के लिए ये चीज़ एक सर्वाइवल का वो है। बच्चे कुछ नया खोजने जाते हैं उसी कूड़े के ढेर में, बल्कि बड़े जो हैं वो अपनी ज़िंदगी चलाने जाते हैं उसी कूड़े के ढेर में। तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गार्बेज पिकिंग या रैग पिकिंग का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. अच्छा ये देख लेते हैं पहले। एक ठंड की सुबह, वन विंटर मॉर्निंग, आई सी साहेब जो बच्चा है, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, एक फेंस लगी हुई, जाली लगी हुई गेट पर, कहाँ की, किस चीज़ की, नेबरहुड क्लब, जो नेबरहुड का क्लब होता है, क्लब यानी कि एक छोटा सा एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती हैं, टेबल टेनिस का कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट, बास्केटबॉल का कोर्ट, ये सब का कोर्ट बना दिया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो होता हुआ करता है कि वहाँ पे लोग वहाँ जाके गेम्स खेलते हैं। तो जब साहब वहाँ पे एक दिन खड़ा होके अंदर देख रहा था, ठीक है, और क्या देख रहा था वो, दो यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो यंग मैन जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, प्लेइंग टेनिस। ठीक है, आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो क्या कहा साहिब ने कि मुझे गेम अच्छा लगता है, आई लाइक द गेम, और कंटेंट टू वॉच इट बिहाइंड द फेंस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे गेम बहुत अच्छा लगता है, और ये भी उसने ऐसे नहीं कहा, हम करके कहा, बहुत धीमी आवाज़ में कहा, और कंटेंट टू वॉच इट बिहाइंड, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो बहुत खुश था। कंटेंट का मीनिंग यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि वो बहुत खुश था या वो बहुत सेटिस्फाइड था, उसको बस वही फेंस के पीछे से खड़े होकर के देखने से। ठीक है, वो उसको उतना ही बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है, आई गो। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या देखते हैं, इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। अब ये क्या बोल रहा है बच्चा कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी वहाँ नहीं होता है, ऐसा उसने एडमिट किया, ऐसा उसने बताया। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर होता है वो मुझे स्विंग आप झूला जानते होंगे, जो आगे पीछे होता है, एक रस्सी के थ्रू लटकता रहता है वो, तो वो गेट कीपर होता है, वो अच्छा है, वो जो है वो मुझे स्विंग यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, इसलिए मैं वहाँ अंदर जाता हूँ और स्विंग झूला जो होता है उसको झूलता हूँ। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। अब देखिए यहाँ पे उसने अभी तक तो वो, आज तक तो नंगे पैर रहता था, लेकिन आज जब उसको लेखिका देख रही हैं, आज जब उनको ऑथर जब हमारी जो है वो देख रही हैं, तो देखिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं ऑथर, और बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, उससे बात कर रही हैं इसी चीज़ को लेकर के। तो वो कह रही हैं कि जब हमेशा तो वो नंगे पैर ही हुआ करता है, बेयर फुटेड ही हुआ करता है, लेकिन आज जब मैं उसको देख रही हूँ तो वो टेनिस के शूज़ पहना हुआ है। ठीक है, और
जो कि बड़े स्ट्रेंज से लग रहे हैं। देखिए मैं लाइन पढ़ देता हूँ पहले। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो जो उसने टेनिस शूज पहने हुए बड़े स्ट्रेंज, बड़े अजीब लग रहे हैं। किसके ऊपर? उसके डिस्कलर्ड शर्ट, उसका शर्ट जिसका रंग फीका हो गया था, रंग जिसका उतर गया था, ठीक है, और उसके शॉर्ट्स के साथ बड़े अजीब सा कॉम्बिनेशन दे रहे थे, क्योंकि बहुत सफ़ेद सफ़ेद उसके जूते, जबकि उसकी शर्ट वगैरह एकदम डिसकलर्ड, रूखी रूखी बेकार सी, बहुत समय से धुली हुई नहीं हुई, ठीक है। तो उसने इसको जैसे ही उसने देखा, ये जब उसने नोटिस किया, तो साहब बोला समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये चीज़ मुझे, ये 2 जूते मुझे दे दिए हैं, गिव कर दिए, गिव, ठीक है, गिव का गिव जो है सेकेंड फॉर्म है। तो समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वो इस तरह से बोलता है मानो मुझे वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हो कि इसका क्या कारण है। मैं हमेशा तो आप मुझे नंगे पैर ही देखती हैं, और उस दिन आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि आप सभी लोगों ने जूते क्यों नहीं पहने, कोई चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो, कि देखिए ये किसी ने मुझे दे दिए हैं, और द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। ये फैक्ट कि ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं, डिस्कार्डेड शूज़ यानी कि अब मतलब कोई इसको पहना करता था लेकिन अब वो उसको नहीं पहनता था। और कौन कौन उसको नहीं पहनता था? कि रिच लड़का, ठीक है, रिच बच्चा जो था वो उसको नहीं पहना करता था, और इसलिए नहीं पहनता था। अब उसने उसको पहनने से इनकार, रिफ्यूज़ इसलिए कर दिया था क्योंकि उसके अंदर, उसके 2 जूतों में से एक जूते के अंदर एक होल हो गया था, ठीक है। वो होल के कारण वो उसको नहीं पहनना चाहता था, और इसलिए उसके मोस्ट प्रोबेबली उसके पेरेंट्स ने इसको रैग पिकर को दे दिए थे, जो रैग पिकर हमारा साहिब है उसको दे दिए थे। लेकिन उन जूतों में से एक में से जिसमें एक होल भी हुआ था, वो देख करके भी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसको देख के उसको कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ऐसा इसलिए डज नॉट बॉदर हिम बिकॉज, नेक्स्ट लाइन अगर आप देखें, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुटेड इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसे बच्चे के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपना जीवन भर नंगे पैर ही चला है, उसने कभी जूते देखे नहीं हैं, पहनना तो दूर की भी बात, तो उसके लिए एक जूता जिसमें थोड़ा सा होल भी है, उसके लिए एक सपने सच होने जैसा था कि मुझे कम से कम जूता तो मिला, होल क्या बड़ी चीज़ है, ठीक है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो लेखिका आगे कह रही हैं, राइटर कह रही हैं कि ये बात तो ज़रूर आज सच हो गई कि जो जूता या जो चप्पल वो कभी पहन ही नहीं सकता था, पहनता ही नहीं था, वो कहता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं थोड़ा गरीब हूँ, वो तो आज उसका सपना सच हो गया, ठीक है। उसका एक मतलब ड्रीम तो पूरा हो ही गया। लेकिन जब वो गेम देख रहा है, वो उसकी रीच के बहुत दूर है, क्योंकि टेनिस खेलने के लिए आप जानते हैं कि रैकेट की ज़रूरत होती है, बॉल्स की ज़रूरत होती है, प्लस फील्ड, एक कोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ उसकी रीच से बहुत दूर थे, क्योंकि वो एक रैग पिकर था। तो यहाँ पे हमें ये चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ तो हमें ये बताना चाह रही है लेखिका, जो ऑथर है हमारी, कि बच्चे का चाइल्डहुड बहुत डिस्टर्ब हो गया है। बच्चे को, जैसे आप भी बच्चे हुआ करते हैं तो आप भी खेलने जाते हैं या खेलने जाते होंगे, पहले आपको उस तरह की सुविधाएं दी जाती होंगी खेलने की। लेकिन इस बच्चे ने आज तक कभी भी कोई गेम अपने जीवन में नहीं खेला है, और एक गेम जो टेनिस उसको बहुत पसंद है, वो उसको देख तो ज़रूर सकता है मगर कभी भी खेल नहीं सकता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़ जो कहना चाह रही हैं कि छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो ज़रूर फुलफ़िल हो जाएंगी, लेकिन जो थोड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है ज़िंदगी में, जैसे खेल एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है जीवन में, वो चीज़ें कभी भी गरीबी जो है इस रैग पिकर की, इसके पास जो ज़रूरत सुविधाएं नहीं है, वो उन चीज़ों को कभी पूरी नहीं कर सकेंगी। वो कभी भी खेल नहीं सकेगा। मतलब छोटी मोटी विशेष तो उसकी हो सकता है पूरी हो जाए आगे चल के, लेकिन कभी बड़ी विशेष पूरी नहीं हो पाएंगी, ये कहना चाह रही है लेखिका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ देखें कि दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब देखिए साहेब थोड़ा
अब आज जो है थोड़ी बाद की बात बता रही हैं लेखिका, उस समय की बात नहीं है। अब साहब ने जो है कूड़ा बीनने का काम, कूड़ा उठाने का काम, रैग पिकिंग जो है वो छोड़ दिया है। और आज सुबह जब लेखिका ने साहब को देखा, साहब जो बच्चा है उसको देखा, तो वो कहाँ जा रहा है, वो कूड़ा आज नहीं बिन रहा है, बल्कि आज वो मिल्क बूथ पे जा रहा है। ठीक है, दूध के उसमें जा रहा है जहाँ पे दूध निकल करके सारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे जा रहा है। और अब वो क्या है, नेक्स्ट लाइन अगर देखें, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, जो उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, कैनिस्टर यानी बड़ा सा कंटेनर। ठीक है, आप देखे होंगे दूध देने जो आते हैं, जो भैया हमारे पास दूध देने आते हैं, उनके पास बड़े बड़े दो दो चार कभी बहुत सारे कैनिस्टर्स होते हैं, उसमें मिल्क फिल्ड होता है पूरा। ठीक है, वो मिल्क जो होता है उसी से वो निकाल निकाल के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज वही कैनिस्टर उसके हाथ में दिखा। ठीक है, यानी कि अब वो क्या काम कर रहा था, अब उसने रैग पिकिंग छोड़ दी थी, बल्कि वो दूध को डिलीवर करने का काम कर रहा था। ठीक है, एक तरह से दूध की डिलीवरी वाला बॉय बन गया था वो। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल ड्यूरिंग द डाउन द रोड। और मैं वो काम कहाँ करता था, आज वो काम करता था एक टी स्टॉल में, जहाँ पे वो वो दूध डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, बल्कि एक टी स्टॉल में वो काम करता था। कहाँ, डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब है कि रोड के एंड में। ठीक है, डाउन द रोड कहा जाता है कि रोड के एंड में कोई टी का स्टॉल होगा, चाय की दुकान होगी, वहाँ पर अब मैं काम करता हूँ। ऐसा किसने बोला, साहब ने बोला ऑथर को। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो अब उसने क्या किया, उस तरफ पॉइंट किया जहाँ पे, उस तरफ पॉइंट किया जहाँ पे उसका वो था, क्या कहते हैं, वो टी स्टॉल थी जहाँ पे वो काम कर रहा होता था, और कहा कि मुझे 800 रुपये पेमेंट दिया जाता है, 800 रुपये की सैलरी है मेरी, और ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलग से मुझे मील्स भी वही लोग कराते हैं। ठीक है, यानी खाना प्लस 800 रुपये मुझको दिया जाता है। लेकिन क्या उसे ये जॉब पसंद थी, क्या वो जो काम वो कर रहा था उसको वो पसंद था? मैंने अपने आप से पूछा। ठीक है, ये बात मैंने अपने आप से पूछी, तो उसका जो मैंने चेहरा देखा, आज मैंने चेहरा देखा, मैं जब उस समय उसका चेहरा देखती थी तो मुझे उसमें कुछ डिफरेंस समझ में आया। क्या डिफरेंस समझ में आया, ये हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो उसके फेस से क्या चला गया था, क्या डिफरेंस हो गया था? केयर फ्री लुक जो था, जो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था चीज़ों की। हाँ हाँ, रैग पिकर भी हैं तो भी वो दोस्तों के साथ निकलता था घूमने, सुबह के टाइम में निकलता था, शाम नून होते होते वो अंदर चले जाता था। तो अपने जीवन में बहुत मस्त था, वो बहुत खुश था। तो वो काम करते हुए, एक छोटा काम करते हुए भी, एक रैग पिकिंग का जॉब करते हुए भी, वो बहुत जो केयर फ्री था अपने, उसमें बहुत टेंशन नहीं लेना चीज़ों की, बहुत नॉर्मल था। आज जब वो एक ज़्यादा हाई पेड जॉब कर रहा है, 800 रुपये उसको मिल रहा है एज अ सैलरी, और प्लस उसको मील्स अलग से दिए जा रहे हैं, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर वो केयर फ्री लुक, आज जब वो जॉब कर रहा था तो नहीं चला, वो चला गया। और द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो जो लिटरल मीनिंग आप समझ सकते हैं कि स्टील कैनिस्टर डेफिनेटली हैवी होता है उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी करता है। प्लास्टिक बैग्स और स्टील कैनिस्टर में, स्टील कैनिस्टर डेफिनेटली हैवी होगा। दूसरी चीज़, आज उस पर एक भार था, आज उस पर जॉब करने का एक बहुत प्रेशर सा था, क्योंकि आज वो अपने साथ का अपना बॉस बन के काम नहीं कर रहा था, वो किसी के अंडर काम कर रहा था। उसे ठीक समय पे कोई काम करना होता था, हर किसी की बात माननी रहती थी, तब उसको कुछ पैसा मिलता था महीने का, तब उसको खाना मिलता था। बहुत डिपेंडेंट था वो। ये डिपेंडेंसी जो थी उसके चेहरे से केयर फ्री लुक को छीन ली, और यही कारण है कि अब स्टील कैनिस्टर उसको बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा था। जितना भारी वो था नहीं, उससे ज़्यादा भारी लग रहा था। और वो जो प्लास्टिक का बैग जो उतना हैवी, उतना लाइट भी नहीं था, वो उसको बहुत लाइट लगता था, क्योंकि वो उस समय बहुत किसी पे डिपेंड नहीं था, अपने ऊपर डिपेंड था, और अपने से मेहनत करके वो जो कुछ भी कमा रहा था और उससे खा रहा था। द बैग वॉज हिज। अब देखिए एक और चीज़, द बैग वॉज हिज। वो जो बैग जो जिससे वो रैग पिकिंग करता था, जिससे वो कूड़ा बीनता था, वो उसका था। और जो द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स अ टी शॉप। और जो कैनिस्टर है वो उस आदमी का था जिसकी वो टी शॉप है।
ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर ये बताना चाह रहा है कि ए पहले केस में तो वो किसी पे डिपेंड नहीं था, वो अपने ऊपर डिपेंड था, वो अपने हिसाब से काम करता था, अपने हिसाब से अर्न करता था, अपने आप को खिलाता था। इस केस में वो अपने हर खाने के लिए और हर सैलरी के लिए किसी पे डिपेंडेंट था। किस पे डिपेंडेंट था? उस आदमी पे जिसकी वो चाय की दुकान थी। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और साहेब जो है अब वो अपना मास्टर नहीं रहा। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बता दूं बहुत सिंपली जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो आपको याद रख सकते हैं कि 800 रुपया उसको मिलता था मील्स के साथ, मील्स अलग से मिलता था, 800 रुपया उसको मिलता था। दूसरा 800 रुपीज़ में, ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ क्या, ठीक है। डज़ ही लाइक, नहीं इंग्लिश आती है मुझे, डज़ ही लाइक द जॉब आई आस्क, ठीक है। तो ये सब तो चलिए बात हो गई। आई सी हैज़, तो देखिए कहने का मतलब है कि ये सब होते हुए भी जो स्टील कैनिस्टर था उसको क्यों ज़्यादा भारी लग रहा था, उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक क्यों चला गया था? क्योंकि आज वो किसी पे डिपेंड होकर काम कर रहा था, कोई और उसका मास्टर था और उस वक्त वो खुद अपना मास्टर था। तो मेन इसका, इस पूरी लाइन का, इन सभी सेंटेंसेस का ये एक मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि चैप्टर के 2 पार्ट हैं ओवरऑल। एक तो हमारा ये साहिब की कहानी, साहिब ए आलम, और दूसरी हमारी मुकेश की कहानी, जो हम अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम अपनी मुकेश की कहानी को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली से जुड़े रहिए। कोई भी क्वेश्चंस हो अपने मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और बाकी जुड़े लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और क्या। चलिए बाय।